देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। आधी रात के बाद 2:30 बजे 10 मई 2025 इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर की खामोशी को एक फोन कॉल तोड़ देती है। लाइन पर हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर। उनकी आवाज में दहशत और बेचैनी है। जनाब, चकलाला पर हमला हुआ है। नौ और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबेस चल रहा था। ये कोई सिंबॉलिक स्ट्राइक नहीं थी, ये सटीक हमला था और बेहद घातक था। भारत ने वो कर दिखाया जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। It was building up. ये सब कुछ 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के बाद धीरे धीरे इसका माहौल बनता गया था। मुझे लगता है कि बाकी सबकी तरह मुझे भी यकीन था कि भारत की तरफ से ये जवाब जरूर आएगा। But the symbolic nature. नूर खान और फिर सरगोदा पर हमला प्रतीकात्मक रूप से बहुत अहम था। बाकी ठिकाने तो सामान्य ऑपरेशनल बेस थे, लेकिन ये 2 ठिकाने रणनीतिक तौर पर रावलपिंडी के पास होने की वजह से बहुत मायने रखते हैं। In terms of proximity to Rawalpindi, That the bases have been struck with such precision and such... इन ठिकानों को इतनी सटीकता और बड़े स्तर पर पूरे पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर और रणनीतिक रूप में अहम ठिकानों को निशाना बनाकर मारा गया, जो एक गेम चेंजर था। That is what was, game changing. नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के वीआईपी ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया एसेट्स और स्पेशल एयर यूनिट्स का ठिकाना। दशकों तक ये जगह परमाणु ठिकाने की आड़ में सुरक्षित थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जो शुरुआत में आतंकियों के अड्डों पर हमले से शुरू हुआ, वो इस एक्शन से सीधा रावलपिंडी के लिए एक कड़ा संदेश बन चुका था। हम दशकों से न्यूज़ की एंकरिंग कर रहे हैं, पहले भी जंग और तनाव कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी को नए सिरे से लिखा जा रहा था। एक देश को जो आतंक का पनाहगाह है, उसे खुलकर चेतावनी दी जा रही थी। हम इतिहास को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब दुनिया को यह समझना होगा कि आतंकवाद की कोई भी वारदात अब युद्ध मानी जाएगी और उसका कड़ा जवाब मिलेगा। अब यही नया नियम है। पश्चिम को यह बात और ज्यादा गंभीरता से समझनी होगी, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को हथियार देते रहे हैं और अब चीन भी दे रहा है। अगर दुनिया वाकई आतंकवाद को लेकर गंभीर है तो उन्हें इसके केंद्र यानी पाकिस्तान पर ध्यान देना होगा और कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक 11 अलग अलग जगहों पर एक साथ हमला कर पाना और फिर हर जगह सफलता पाना, ये पहले कभी नहीं हुआ था। जब एक साथ 11 एयरफील्ड्स पर हमला हुआ
तो वो ये पल था जब पूरा सैन्य और राजनीतिक ढांचा हिल गया होगा। Has never happened before. 9 मई की रात जैसे जैसे बीत रही थी, 10 मई की सुबह कुछ ऐसा लेकर आई जिसकी पाकिस्तान में सेना की रणनीति बनाने वालों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत की एयरफोर्स बिना रुके पूरी ताकत से दोबारा हमला कर चुकी थी और इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा घातक हमला था। I think when the strikes went on to the 11 airfields at the same time, that was one time their entire political military structure would have actually crumbled. They tried. उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी तरफ कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि हमारी डिफेंस कितनी मजबूत है और हम कितनी अच्छी तरह से जवाब दे पाए। Integrated in our overall capability to defend. पहली स्ट्राइक ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के सबसे अहम मिलिट्री ठिकाने एक एक कर टारगेट किए गए। मुरीद, रफीकी, सरगोधा, ये वो एयरबेस हैं जिन्होंने 1971 के बाद कभी जंग नहीं देखी थी और ये ताबड़तोड़ सटीक बमबारी का निशाना बन रहे थे। जैसे समय के साथ एक अनकहा समझौता हुआ था कि इन हवाई अड्डों को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन अब वो अनकहा समझौता धूल में मिल चुका था। We have targeted the length and breadth of the adversary. We will not submit to nuclear blackmail anymore, and that we will not make a distinction. अब हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे और हम आतंकवादी और उसे समर्थन देने वालों में फर्क नहीं करेंगे। अगर कोई हमला होता है तो हम मानेंगे कि वो पाकिस्तान सरकार या उनके समर्थन से हुआ है। ये भारत की नई नीति है जिसे दुनिया को समझना होगा, क्योंकि हमने जमीन पर ये करके दिखा दिया है। Because we have demonstrated it on the ground. In terms of जहां तक इस नए सिद्धांत की बात है, तो ये हमारे तरफ से एक बहुत संयमित कार्रवाई थी। अगर हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होते, तो जो हमले हमने 10 तारीख को किया, वो हम 8 तारीख को भी कर सकते थे। morning we would have done on 8th. इस्लामाबाद में चिंता अब डर में बदल चुकी थी। थके हारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुबह 4 बजे एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक में पहुंचे। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आती गई। पाकिस्तान के एयरबेस लगातार निशाना बनाए जा रहे थे। करीब दर्जन भर ठिकानों पर बहुत ही प्लानिंग से हमले हुए थे। ये 1971 के बाद पहली बार हुआ था। पाकिस्तान की एयर पावर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। एयर डिफेंस की कमजोरी बेनकाब हो चुकी थी। आसिम मुनीर ने वो स्वीकार किया जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये भारत की नई मुहिम थी। संदेश साफ था, छेड़ोगे तो सिर्फ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। थरथरा रहे पाकिस्तान की हवाई सीमाएं अब उसकी रक्षा नहीं कर पा रही थी। अब इससे इनकार करना मुश्किल था कि भारत ने पाकिस्तान की फौज को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंचाई थी और मुनीर की सेना की फजीयत हो चुकी थी। So while they have been trying for 4 years to do something, पिछले 4 सालों में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक गलती या हद से ज्यादा बढ़ने की कोशिश। उनके लिए ये उल्टा पड़ गया और जब बात उल्टी पड़ी तो वो सीधे अमेरिका के पास भागे। where have they gone? They went running to Uncle Sam. And though this is as clear as second. अब ये एकदम साफ संकेत है कि अगर उन्होंने अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो नतीजे और भी बुरे होंगे। उन्हें पीछे हटना ही होगा, लेकिन लगता नहीं कि वो ऐसा करेंगे। From the brink. I don't think so they will. 7 मई आधी रात के बाद 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है। भारतीय जेट ने पाकिस्तानी रडार को चकमा दिया और पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी अड्डों पर सटीक हमले को अंजाम दिया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, भिंबर, गुलपुर, सियालकोट,
चकमरू, कोटली और बाग। मकसद साफ था, पीओके और पाकिस्तान में आतंक के ढांचे को पूरी तरह तबाह करना। पहलगाम अटैक के बाद 2 हफ्तों तक हम इसी पल का इंतजार कर रहे थे। हमने रातों रात कंटिंजेंसी टीमें तैनात कर दी थी जो लगातार अलर्ट पर थी, और उन्होंने सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दी। इस बार की स्ट्राइक बिल्कुल सोची समझी थी। जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बालाकोट के समय प्रूफ की जो बहस हुई थी, इस बार कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी। कुछ ही मिनटों में हमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हुए हमले की पहली तस्वीरें मिल गईं, और यही वो पल था जिसने उस रात को इतिहास बना दिया। सिर्फ 40 मिनट के अंदर आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड के साथ ही जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए। लेकिन यह सिर्फ पहलगाम के जवाब में बदले की कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की सैन्य नीति में एक बड़ा बदलाव था। बालाकोट के समय सिर्फ एक आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार पीओके से पाकिस्तान तक आतंकियों के अहम ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। यह कहीं ज्यादा ताकतवर हमला था और उतना ही खतरनाक। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया, जिसमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर शामिल थे। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक उनके ड्रोन और लैट्रिन म्यूजिशियंस ने हमला शुरू नहीं किया। शुरुआत में हमने सिर्फ सीमा के पास उनके रडार को निशाना बनाया था। फिर दूसरी रात को और हमले हुए, कुछ और एयर डिफेंस रडार टारगेट किए गए, और फिर जब बाकी एयरफील्ड पर हमला हुआ तब जाकर असली जवाब दिया गया। ये दिखाता है कि हमने कितना संयम बरता। लोग ये नहीं समझते कि इतनी बड़ी कार्रवाई में तनाव को काबू में रखना कितना मुश्किल होता है। जो कंट्रोल हमारे नेताओं और सेना ने दिखाया वो वाकई हैरान करने वाला है, और मैंने खुद वॉर गेम में इसे कई बार देखा है। भारत की रणनीतिक और सैन्य ताकत अब दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर को एक नया रूप मिला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 नाम सामने आए। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। भारत ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान में आतंक को दिल पर वार किया है। सबूत दुनिया के सामने। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मासूमों के खून से लाल हो गया। 26 भारतीयों को बेदर्दी से मार डाला गया। उन्हें सिर्फ भारतीय होने के लिए नहीं, बल्कि उनके धर्म के लिए निशाना बनाया गया। यह हमला नहीं था, यह नफरत का एक पैगाम था, और दिल्ली ने वो नफरती पैगाम सुन लिया था। हम जो दिल्ली में सत्ता के गलियारों में खबरों पर नजर रखते हैं, हमें तुरंत समझ में आ गया कि यह हमला अलग हटकर है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस भारत के दौरे पर थे। इससे पहले भी कई बार अमेरिकी डेलीगेशन जब भारत के दौरे पर थे तब आतंकी वारदात हुई है, लेकिन इस बार जो पूरा का पूरा वाकया था वह अलग दिख रहा था। हमें पता था कि मौजूदा सरकार ऐसे संकटों पर कैसे रिएक्ट करती है, और हमें यह भी यकीन था कि पीएम मोदी रियाद से लौटने की प्लानिंग शुरू कर चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में सऊदी अरब से भारत लौट आए। सुबह तक साउथ ब्लॉक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी थी। जो फैसले आमतौर पर बंद कमरों में फुसफुसाकर लिए जाते हैं वो खुलकर सामने थे। गृह मंत्री अमित शाह को पहले वाले दिन ही श्रीनगर और पहलगाम भेज दिया गया।
भारत सिर्फ शोक नहीं मना रहा था, भारत एक्शन में था। 7 मई को जो कार्रवाई हुई उसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। एलओसी पर कुछ ही घंटों में भारी हलचल शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बंकर्स पे लगातार फायरिंग की और केरन एरिया में अभी तकरीबन 4 मकानों में आग लगी है और काफी सारे मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं। कहा था केंद्र सरकार ने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे और जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम में मारा है उसी तरीके से वहां जाके मारेंगे और आज वही हुआ है। भारी तादाद में नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। भारत की ओर से स्ट्राइक हुई है, हमें ऐसे धमाकों की आवाज हमें लगातार सुनने को मिली है। देखिए ये अगर आप पहाड़ी देख सकते हैं, ठीक इसके पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका और वहां से लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। 8 मई की शाम पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइल अटैक की कोशिश की। निशाने पर थे भारत के 14 सैन्य ठिकाने, लेकिन हर एक हमले को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इंटीग्रेटेड डिफेंस ग्रिड और S-400 सिस्टम ने बेहद सटीक काउंटर अटैक से पाकिस्तान के हर हमले को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख एक स्पेशल कंट्रोल रूम से इस पूरे डिफेंस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अब ये भारत का अपना आयरन डोम बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ मिनट बाद ही हम सब वॉर जोन से रिपोर्टिंग करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार थे, लेकिन जो हमने देखा वो हमारे रिपोर्टिंग के करियर में यहां पहले कभी नहीं हुआ था। जब बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलचल तेज हो रही थी, दिल्ली में डिप्लोमैटिक हलचल बहुत तेजी से चल रही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। संदेश सीधा था, भारत जवाब दे चुका है। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ा तो हम एक्शन से हिचकेंगे नहीं। भारत का पश्चिमी देशों को मैसेज हमेशा से साफ रहा है, अपने बचाव का हक भारत कभी नहीं छोड़ेगा। India gave a firm, resolute and measured response by destroying the relevant terror centers and launch pads. India's right to defend its people against acts of terror has also been recognized by countries across the world. इसके ठीक उलट पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पूरी तरह से नाकाम रही। उनके मंत्रियों ने वेस्टर्न मीडिया में जाकर और ज्यादा शर्मिंदगी झेली। सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत अब उनके हाथ में नहीं रही, लेकिन उनके नेताओं ने जो फजीहत करवाई वो अभूतपूर्व थी। कुछ बयान तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर होश उड़ जाए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir. 9 मई को पाकिस्तान ने हमले और तेज कर दिए। सब लोग अपनी दुकानों की, अपने घरों की, अपनी गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें। उत्तर में लेह से लेकर दक्षिण में सरक्रीक तक 300 से 400 ड्रोन लॉन्च किए गए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान को आतिशबाजी से भर दिया। तुर्की से आए ड्रोन देखे गए और तुरंत इंटरसेप्ट कर लिए गए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने हेरोप लॉइटरिंग ड्रोन तैनात किए, जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर उनके कंट्रोल पोस्ट को तबाह कर रहे थे। अब तक ये साफ हो चुका था कि ये लंबा चलेगा। नए भारत ने इससे पहले ऐसे टीवी पर लाइव युद्ध नहीं देखा था। हर घंटे के साथ
ये साफ हो रहा था कि भारतीय सेना न सिर्फ पाकिस्तान के हमलों को रोक रही है, बल्कि जिस पैमाने पर जवाबी हमले हो रहे हैं उससे पाकिस्तान जल्दी घुटनों पर आ जाएगा। It is only after that strike that our hit has taken. उस हमले के बाद भारत ने जवाब में 9 ठिकानों पर हमले किए, जैसे कि सरगोधा, चकलाला, जैकबाबाद, बोलारी। ये सब अहम टारगेट थे। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि जमीन पर खड़ी अहम चीजें भी टारगेट की गई। हैंगर, F-16 शेल्टर, रनवे, हर चीज पर हमला हुआ। Targeting their F-16 shelters, targeting their launch capability in terms of runways. 10 मई सुबह 3 बजे अब कोई रुकावट नहीं बची थी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के और भी एयरबेस मुरीद, रफीकी और सरगोधा पर हमला कर दिया। रावलपिंडी अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। दशकों में पहली बार पाकिस्तान के अहम एयरबेस ऐसे खतरे को देख रहे थे। पाकिस्तानी फौज में डर फैल गया। धमाका देखिए कितना जबरदस्त हुआ है। आप उसके साइज और स्केल से बता सकते हैं कि ये धमाका किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने से हुआ है। श्री साहब जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन जो हमला पाकिस्तान को पूरी तरह झुका गया वो था सरगोधा एयरबेस पर किया गया सटीक प्रहार। सरगोधा की लोकेशन केरन हिल्स के पास है, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज जोन माना जाता है। जैसे ही हमला हुआ, पाकिस्तानी मिस इंफॉर्मेशन मशीनरी चालू हो गई। अफवाहें उड़ाई जाने लगी कि न्यूक्लियर लीक हो गया है, लेकिन जल्द ही इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर भी यह ऑपरेशन का टर्निंग पॉइंट था, जिसने पाकिस्तान के मजबूत बताए जाने वाले रेजिस्टेंस को पूरी तरह तोड़ दिया। The Sargodha thing which happened is, look at the layers. You had the Chinese layer to observe. You had all the सरगोधा में जो हुआ उसमें देखिए कितनी परतें थीं। चीन की निगरानी थी, निजी सैटेलाइट इमेजरी थी, कई एशियाई सिस्टम्स जानकारी भेज रहे थे, यहां तक कि वहां कुछ अमेरिकी संसाधन भी थे जो पहले से आगाह करने के लिए लगाए गए थे। also to forewarn. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, बात शुरू की, वो आगे बढ़े और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि चलिए सीज फायर किया जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बर्बाद कर दिया तो रावलपिंडी में बैठा वो शख्स जिसे पाकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा मिला था, एक बंकर में छिपा हुआ था। उसके करीबी अफसर उसे बता रहे थे कि उसकी फौज कितनी शर्मिंदगी झेल रही है। कई सैनिक मारे जा चुके थे, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुका था, फौज का हौसला मिट्टी में मिल चुका था। आखिरकार उसने झिझकते हुए सफेद झंडा लहराया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर के लिए कॉल किया। भारत का मिशन पूरा हुआ, पाकिस्तान ने हार मान ली। हमारी कवरेज का ये सबसे बड़ा पल था। हमारे सिक्योरिटी एडिटर मनोज गुप्ता इस ऑपरेशन की कवरेज को देख रहे थे और वही सबसे पहले ये जानकारी लेकर आए कि पाकिस्तान ने भारत की हॉटलाइन पर कॉल करके सीज फायर की मांग की है। इस्लामाबाद गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान की हार सामने आ चुकी थी। जब नई दिल्ली में इसकी औपचारिक घोषणा करने की तैयारी चल रही थी, उसी बीच अपने अति उत्साह के लिए जाने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और सीज फायर कराने का दावा करने लगे। लेकिन भारत ने तुरंत साफ कर दिया कि कोई तीसरी पार्टी मध्यस्थ नहीं थी। पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की और कहा कि हम फायर नहीं करेंगे, तो भारत ने भी कहा कि अगर उधर से हमला नहीं होगा तो इधर से भी नहीं होगा। Military operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon.
पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल ने भारत के डीजीएमओ को दोपहर 3:35 पर फोन किया और दोनों पक्षों ने जमीन, हवा और समंदर में सभी सैन्य कार्रवाई को शाम 5 बजे से रोकने पर सहमति जता दी। From 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. पाकिस्तान में अब हकीकत धीरे धीरे सबको समझ आ रही थी। नेशनल असेंबली में हार और अपमान की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। भारत की तरह वहां कोई एकजुटता नहीं थी, बल्कि कई नेता खुद अपने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। This is largely an air battle, if you can call it that. So if they think they have done well, ये ज्यादातर हवाई जंग थी। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अच्छा किया तो जिस व्यक्ति को प्रमोट होना चाहिए था वो तो एयर चीफ था। लेकिन मुनीर को हार के बाद फील्ड मार्शल बना दिया गया ताकि घरेलू जनता के सामने हार को छुपाया जा सके। The decisive military loss that Pakistan suffered is to cover up for the domestic audience. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री को भी पूरी तरह बेनकाब कर दिया। भारत ने सैटेलाइट इमेजेस, बरामद हथियारों और लॉजिकल एविडेंस के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्चाई क्या है। जनरल मुनीर के साथियों के पास अब बस तुक्के मारने के अलावा कुछ नहीं बचा था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने इसे साफ तौर पर भारत की जीत कहा। भारत माता की Operation Sindoor was partly successful in regards of destroying the terror infrastructure, but highly successful. ऑपरेशन ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया और उसे इतनी बुरी तरह कमजोर कर दिया कि वो अब पारंपरिक भारतीय हमलों से खुद को बचा भी नहीं सकता और न ही पलटवार करने की ताकत रखता है। उनके पास अब सिवाय सीज़फायर मांगने के और कोई चारा ही नहीं बचा था। And had no other option but to sue for ceasefire. पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा संदेश ये था, भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं करता, भारत अब खुद डिफेंस टेक्नोलॉजी भी बना रहा है। आकाश तीर भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आत्मनिर्भरता और अजेय एयर डिफेंस का प्रतीक बन चुका है। आकाश तीर को अलग बनाती है इसकी तकनीक, जिसने इसे एक साथ कई हवाई हमलों से निपटने में सक्षम बनाया। दुनिया के गिने चुने सिस्टम ही ऐसा कर पाते हैं। भारत ने एक सीधा और सख्त बयान दिया। अब बर्दाश्त करने का दौर खत्म हो चुका है। भारत के आम लोगों पर हमले हुए, धार्मिक जगहों को टारगेट किया गया, ड्रोन वॉरफेयर को हथियार बनाया गया। अब से भारत के एक्शन का नया नियम होगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ रोका गया है, ये खत्म नहीं हुआ। उन 88 घंटों में जो एक्शन हुआ उसका असर
दशकों तक रहेगा। भारत ने पूरा समीकरण बदल दिया है। सटीक हमले, तेज एक्शन, मजबूत कूटनीति। पाकिस्तान का डिनायल प्लान अब बिखर चुका है। अब एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, जहां आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, करारा जवाब मिलेगा और किसी भी उकसावे की कीमत अब पहले से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आर्मी के सभी जाबांजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है।